नमस्ते छात्रों। सुरभि संघ प्रस्तुत हिंदी साहित्य का इतिहास पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र 2021-22 प्रथम सत्र भाग 2 में आप सभी का मैं प्रोफेसर माधुरी क्षीरसागर पुनः एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब है तब की परिस्थिति क्या थी, वहाँ तब का आदिकालीन साहित्य का बैकग्राउंड क्या था, और इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। क्योंकि हर साहित्य में या हर समय में, साहित्य हो या मनुष्य समाज हो, हर समय हमें इसे समझने के लिए वहाँ की परिस्थिति को, वहाँ की पृष्ठभूमि को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आदिकाल के साहित्य को समझने से पूर्व यह बहुत जरूरी है कि हम आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि को समझें। हिंदी साहित्य के इतिहास का एक ऐसा कालखंड है, इस कालखंड की इकाई संख्या 1 में हमने देखा था कि इसके अलग अलग भाग हैं। तो आदिकाल को हम प्रारंभिक काल कहते हैं, चारण काल कहते हैं, वीरगाथा काल, संधि काल, इस नामकरण से हम समझते हैं। इसकी जब हम इसके पृष्ठभूमि को देखते हैं तो इनके इन 4 बिंदुओं पर हम गौर करेंगे, प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक पृष्ठभूमि। राजनीतिक पृष्ठभूमि जब हम देखते हैं तो आदिकालीन राजनीतिक परिस्थिति को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तब के कारोबार या तब के राजाओं के बारे में, राजाओं की जो सत्ता थी या तब की जो युद्ध परिस्थिति थी, युद्धजनक परिस्थिति थी, कौन से राजा थे, क्या तब का माहौल था, इन सब पर हमें ध्यान देना जरूर है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम हिंदी का यह प्रारंभिक काल देखते हैं तो 7वीं 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जो है राजनीतिक घटनाक्रमों को हम देखते हैं। हिंदी साहित्य को भाषा और भाव दोनों में ही दृष्टियां से प्रभावित किया है। तो यहाँ पे राजनीतिक असंतुलन के इस युग का प्रारंभ जो है वो राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसके अनुज या और सशक्त हिंदू सम्राट हर्षवर्धन जब सिंहासनारूढ़ हुए थे तब से होता है। हर्षवर्धन ने सन 606 में सिंहासन संभाला और अपनी योग्यता तथा प्रतिभा से अपने विरोधियों को वश में कर लिया। उसने कन्नौज को अपनी राजनीति बनाया और उत्तर भारत के अधिकतम क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने में सफल हुए। राजवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्यूनसांग भारत आए थे और उनसे उस समय के भारत के धर्म और समाज के व्यवस्थित होने का उल्लेख किया हुआ। तो यहाँ पे राजवर्धन और हर्षवर्धन की जब ये हम बात करते हैं तो 647 ईसा में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात भारत, उत्तर भारत का साम्राज्य एक सूत्र न रहकर उसके छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बट गया था। तो यहाँ पे हमने देखा है कि राजवर्धन हर्षवर्धन की जो केंद्रीय सत्ता थी, एक साथ जो इनके सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, वो ना रहते हुए वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो गई, छोटे छोटे भागों में वो बट गई। तो इस समय का जो राजनीतिक परिदृश्य था वो बहुत उलझा हुआ था। कुछ राज्य थोड़े समय के लिए काफी शक्तिशाली बने, मगर उनमें से कोई भी अपनी प्रभुत्व सत्ता या अपनी सत्ता वहां पे कायम नहीं कर पाया। ये राज्य एक दूसरे के साथ लगातार चढ़ाव में उलझे रहे। हर एक को मतलब अपना जो है अधिकार जमाना था दूसरे पर, या अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए ये दूसरों से हमेशा आक्रमण करते थे और लड़ते रहते थे। लेकिन उनमें से जो अजमेर के चौहान और कन्नौज के गढ़वाल और मालवा के परमार थे,
उन्होंने कुछ समय तक अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा कायम करने में सफलता पाई। इन राजवंशों के पारस्परिक युद्ध जब दिन रात का कलह चल रहा था, तब उस इसके बढ़ते हुए विघटन से सामंतवादी प्रथा को प्रोत्साहन मिला। यहाँ पे निरंकुश एक तंत्र शासन प्रणाली के स्थापित होने से राजनीतिक चेतना और विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला करने की शक्ति दिन ब दिन क्षीण होकर नष्ट होने लगी थी। इस युग में छोटे छोटे शासकों के मध्य होने वाले युद्ध हमेशा ही इसकी आवश्यकता के कारण नहीं होते थे। उनमें से अधिकांश का कारण केवल उन शासकों का शौर्य प्रदर्शन और पराक्रम दिखाना था। मतलब यह कि केंद्रीय सत्ता के अभाव में यह आपसी संघर्षों का काल रहा हुआ है। इसमें किसी को अपना बड़प्पन या अपनी ताकत को दूसरे को दिखाना था, और इसी कारण किसी महत्वपूर्ण कारण के बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के इनमें लड़ाइयां होती थी और इसी में ये उलझे हुए रहते थे। युद्धों ने देश को खोखला बना दिया था। राजपूतों का उदय उस समय के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। उनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन उस युग के साहित्य में हमें दिखाई देता है। उत्तर भारत में राजपूतों के छोटे छोटे राज्य बने। इनमें दिल्ली और अजमेर के चौहान है, कन्नौज के राठौर है, बंगाल और बिहार के सेन है, गुजरात के बघेल या सोलंकी तथा बुंदेलखंड के चंदेल जो विशेष रूप से उल्लेख पाते हुए हमें दिखाई देते हैं। 12वीं शताब्दी में चौहान वंश के नरेश विग्रहराज या बिसल देव ने दिल्ली, झांसी तथा पंजाब के पूर्वी भाग पर तुर्कों से युद्ध किया तथा अपना राज्य स्थापित करने में वे सफल हुए। इन राजपूत शासकों के शौर्य का जो वर्णन है वो चारण कवियों ने किया है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन पृथ्वीराज रासों में हमें मिलता है। राजपूत शासकों की भांति बंगाल के सन 800 ईसा से 1020 तक के पाल शासकों में भी भीम, जयपाल, आनंदपाल आदि ने भी तुर्कों का सामना किया हुआ था। उस समय की उस युग की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उनमें दो मुख्य बातें हमें मिलती थी। सबसे पहले थे कि केंद्रीय सत्ता का ह्रास होना और छोटे छोटे राज्यों का उदय होना। मतलब बड़े एक राजा की बात ना मानते हुए या पूरे देश में एक ही सत्ता स्थापित ना होते जैसे आज है। और फिर जैसे आज ये भी दिखाई देता है कि छोटे छोटे राज्य भी है और इन राज्यों में अलग अलग शासन भी है, लेकिन उसके ऊपर एक केंद्रीय शासन हमारा कार्यरत है। तो यहाँ पे जो केंद्रीय शासन की जो या केंद्रीय सत्ता की जो सत्ता का जो ह्रास होने लगा था और यहाँ पे छोटे छोटे राज्यों का उदय होने वाला हो रहा था, तो राजनीतिक सत्ता का साहित्य के साथ यहाँ पे संबंध दिखाई देता है। तो उसका प्रभाव किस रूप में साहित्य में फलित हुआ है, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि केंद्रीय व्यवस्था के ह्रास से सांस्कृतिक के संदर्भ में केंद्रीयता का ह्रास हुआ। कला में स्थानीय संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा। स्थापत्य और स्थानीय विशेषता से युक्त महल और मंदिर बनने लगे। इसका उदाहरण हमें मध्य प्रदेश में खजुराहो, उड़ीसा में भुवनेश्वर के मंदिर तथा दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलता है। यहाँ दिल्ली और अजमेर में हमने देखा कि वहाँ के चौहान, कन्नौज और राठौर जो है इनमें ये विशेष हमें मुख्यतः से हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। फिर मुगल आक्रमण बढ़ते रहे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का, जैसे मैंने अभी बताया कि ऐतिहासिक युद्ध यहाँ पे विशेष रूप से सामने आया हुआ है, उस पर लिखान हो गया है। केंद्रीय व्यवस्था के ह्रास से यहाँ पे सांस्कृतिक संदर्भ हमें बदलते हुए दिखाई दिए हैं। गुप्त युग और हर्ष युग की केंद्रीय सत्ता के ह्रास के बाद संस्कृत भाषा की केंद्रीयता भी समाप्त होती हुई दिखाई पड़ती है। यहाँ बोलचाल की भाषा में साहित्य रचना होने लगी थी। प्राकृत और अपभ्रंश भाषा को महत्व दिया जा रहा था, जिसका बाद में देश भाषा के
विकास में व्यापक योगदान रहा है, यह भी हम देख सकते हैं। केंद्रीयता का टूटना, मात्र सत्ता एक सीमित ना होते हुए इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्रों में दिखाई देने लगा था। राजनीति के स्तर पर क्षेत्रीय अस्मिता का वर्चस्व नहीं बढ़ रहा था। भाषा के स्तर पर भी हिंदी, बंगला, उड़िया, असमिया आदि भाषा के निर्माण की प्रवृत्ति यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। तो राजनीतिक परिदृश्य के संबंध में दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो आपसी संघर्ष से। छोटे छोटे राज्य आपसी प्रभाव बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। उसका असर भी साहित्य पर बड़े गहरे रूप से पड़ा हुआ दिखाई देता है। जब साहित्य रचने की पद्धति बदल गई, दरबारों में पांडित्य दर्शन संस्कृत साहित्य की मूलभूत विशेषता थी, इसका ह्रास होने लगा था। साहित्य रचने के लिए अनुभव की जीवंतता अनिवार्य हो गई थी। चारण युद्ध क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करते थे, इसलिए उनकी रचना में अनुभूति की वास्तविकता होती थी। वे भले ही उसका अतिरंजनापूर्ण वर्णन करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि राजनीतिक संगठन का प्रभाव केवल राजनीतिक तक सीमित न होकर वो साहित्य पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। इस कारण जो है आदिकाल का जो रासो साहित्य है, ये राजनीतिक काल का साहित्य पर पड़ता हुआ प्रभाव भी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसके आगे हम देखते हैं तब की जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी। समाज, जैसे हम कहते हैं कि साहित्य ये समाज का आईना, तो समाज में बदलती घटनाओं का लेखा जोखा जो है वो साहित्य में हमें देखने को मिलता है। यहाँ विदेशियों के भारत आने पर भारतीय समाज में एक प्रकार की हलचल हमें महसूस होने लगी थी। विदेशियों में जो है विदेशियों का हिंदू समाज में जो घुल मिल जाना, ये नई जातियों का उदय यहाँ पे होने की आशंकाएं दिख रही थी, या नई जातियों का उदय उसके कारण यहाँ पे हुआ। राजपूतों का उदय कुछ इसी प्रकार से हुआ था। राजपूत के पास सत्ता होने से समाज में उनका दबदबा बढ़ा। ब्राह्मणों के वर्चस्व को थोड़ा खतरा महसूस हुआ था, इसलिए उन्होंने वर्णवाद की कट्टरता को थोड़ा लचीला बनाकर राजपूत को क्षत्रिय की संज्ञा दी। तो ब्राह्मणों ने राजपूतों को नैतिक औचित्य प्रदान किया। इसका असर समाज पर भी बड़ा गहरा हुआ था। दूसरे वर्गों और जातियों के लोग भी ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देने की मुद्रा में खड़े होने लगे थे। इसका जीवंत उदाहरण हमें सिद्धनाथ और जैन साहित्य में मिलता है। समाज समाज में फैले कर्मकांड के प्रति तीखा विरोध इनके साहित्य में भी हमें देखने को मिलता है। इस युग में शिक्षा की व्यवस्था के अभाव में सांप्रदायिक तनाव, सती प्रथा, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए पर्दा प्रथा तथा विविध प्रकार के अंधविश्वासों का भी बोलबाला था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र इन चारों वर्गों की प्रधानता थी तथा अनेक जातियों एवं उपजातियों में बंटकर भारत सामाजिक आदर्श खो चुका था। जाति पाति के बंधन और अधिक कसते जा रहे थे। साधु सन्यासियों के शाप और वरदानों के बीच सामान्य जनता आतंकित थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि आदिकाल के जो कवि हैं, उन कवियों ने ऐसे ही वातावरण के अनुसार अपनी काव्य रचना को प्रधानता प्रकट दी हुई थी। इस ऐसी ही काव्य रचनाओं का वो काव्य की रचना वो करने लगे थे। समाज की विषम परिस्थितियां जनता की रुचि के अनुकूल ही उस समय में साहित्य में प्रतिबिंबित होने लगी थी। यहाँ सामंती समाज में स्त्रियों की दशा और भी गिरती जा रही थी। यहाँ पे एक सामंत, सामंत मतलब यहाँ रईस आदमी, जिनके पास सत्ता है, अधिकार है और जिनके पास बहुत सारा धन भी है, वो अपने अधिकार, सत्ता और अपने धन के बलबूते पर कई स्त्री अपने साथ रखते थे। राजा के लिए स्त्री मात्र भोग का साधन बनी हुई थी। स्त्रियों का सामाजिक कर्तव्य पुरुष के भोग का साधन बनने तक सीमित था। नारियों को मानवीय गरिमा के अनुकूल अधिकार नहीं थे। सामंतों ने नारी को उपयोग की वस्तु समझा था। समाज की ऐसी मान्यताओं के प्रभाव से साहित्य भी अछूता नहीं रहा। जिस तरह धन संपत्ति के लिए युद्ध किए जाते थे, इसी प्रकार अब सुंदर नारी युद्ध का कारण बनने लगी थी।
पृथ्वीराज रासो और बिसल देव रासो में कवि ने युद्ध का कारण ही सुंदर नारी का शत्रु के यहाँ से भाग कर नायक के यहाँ आ जाने को दिखाया गया है। सामंतों का नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था उसका प्रभाव धर्म पर भी पड़ा। मंदिरों में देवदासियों की प्रथा शुरू हो गई। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में तांत्रिक संप्रदाय का आरंभ हुआ। वज्रयानियों में ऊंच नीच कई वर्षों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विविध विधान का प्रारंभ भी यहाँ पे हुआ दिखाई देता है। सिद्धों के साहित्य में तो ब्रह्मानंद सहवास सुख के समान माना गया है। तो समाज में जो ये बदलती अंधविश्वास, बढ़ती अंधविश्वास और बदलती प्रथाएं जो शुरू हो गई, इस कारण इसका बहुत ही गहरा प्रभाव जो है तत्कालीन साहित्य पर हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ आगे हमने देखा आर्थिक पृष्ठभूमि। अर्थ यह हर राज्य का या हर देश का ये बैकबोन कड़ा समझा जाता है। यहाँ की जो आर्थिक परिस्थिति है, फाइनेंशियल सिचुएशन, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे कि तब की आर्थिक परिस्थिति क्या थी। यहाँ पे तब जो था वो जागीरदार वर्ग, जैसे सामंत वर्ग मैंने कहा था, वैसे जागीरदार वर्ग यहाँ पे सबसे बलवान माना जा रहा था। और साहित्य और राजनीति, साहित्य और समाज के जो संबंध थे वो साहित्य और अर्थव्यवस्था के बीच में हम समझने की इसको कोशिश करेंगे। इस युग का पोषण जो था, राज्य के उच्च पदाधिकारियों और सरदारों को तब वेतन नहीं मिलते थे, मतलब सब सैलरी नहीं मिलती थी। और सैलरी ना देने के कारण वो क्या करते थे, उन्हें वो जागीर देते थे। वो कुछ जो अपना एरिया है या कुछ भाग है वो उन्हें जागीर में बहाल किया जाता था, वो उन्हें दिया जाता था। और उस कारण जो है जागीरदार, ये जागीरदारी को यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलने लगा था। और ये सारे मध्यस्थ समुदाय खेती नहीं करते थे, बड़े ऐशो आराम से अपना जीवन गुजारते थे। किसानों की पैदावार में राज्य का हिस्सा कभी कभी 50% तक होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में ये दो वर्गों में बटे गए। एक था उत्पादक वर्ग और दूसरा था उपभोक्ता वर्ग। उत्पादक मतलब जो प्रोडक्शन करता है, और दूसरा जो उस प्रोडक्शन का लाभार्थी होता है, जो उसका उपभोग लेता है। उत्पादक वर्ग को समाज में जो है वो बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि वो श्रम करते थे, काम करते थे, वो कामगार के रूप में उनकी तरफ देखा जाता था। उपभोक्ता सुख से रहते थे, इसलिए उच्च वर्ग से उनका संबंध था। तो कवि और चारण भी उच्च वर्गों के मनानुकाल साहित्य की रचना करते थे। उन्हें खुश रखने के लिए उन पर रचनाएं लिखी जाती थी। नखशिख वर्णन, षड ऋतु वर्णन, विरह वर्णन और सौंदर्य वर्णन इस काल के साहित्य में बहुत मात्रा में या खूब मात्रा में हमें दिखाई देता है। लेकिन कृषक जो है, किसान जो है, वो साहित्य में कोई स्थान यहाँ पे नहीं मिला है। धार्मिक साहित्य में भी कृषक जीवन की पीड़ा और संकट को अभिव्यक्त नहीं किया गया है, जबकि भक्तिकालीन साहित्य में निम्न वर्ग और किसान की पीड़ा को साहित्यिक अभिव्यक्ति दी है। इसी अर्थ में वह प्रगतिशील साहित्य है। भक्ति साहित्य ने व्यवस्था की सीमाओं से परे जाकर समाज के लिए कुछ सपने देखे हुए हैं। मध्यकालीन समाज में आर्थिक गतिविधि के तौर पर व्यापार का ह्रास होता रहा, खड़ा रहा। व्यापार के पतन से नगर उजाड़ते गए। भारत में उत्पादित वस्तुओं के लिए बाहर कहीं बाजार नहीं रह गया था। नगर में रहने वाले शिल्पी और वाणिक लोग देहात में चले गए थे। इससे कृषि पर और अधिक भार बढ़ गया। नगरों के ह्रास से अखिल भारतीय संपर्क सूत्र कमजोर होने लगा था। व्यापार के विकास में जिस सामान्य संपर्क भाषा का विकास होता है, उस भाषा का विकास स्वाभाविकता से नहीं हो पा रहा था। भाषा के सामान्य संपर्क और संचार के अभाव में भाषा का स्वरूप भी स्थानीय हो गया था। इसलिए प्रादेशिक विविधता साहित्य का आधार बन गई थी। तो इस तरह से जो है यहाँ पे
हम देखते हैं मुख्य बिंदु में कि जागीरदार वर्ग का बढ़ना, उत्पादक और उपभोक्ता, ये दो वर्गों में बटे गए हैं। उसमें फिर व्यापार का ह्रास हो गया और भाषा का, यहाँ पे भाषा का विकास होने की जगह भाषा विकास का ह्रास हमें दिखाई देता है। इसके आगे का महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। जिस तरह से अर्थशास्त्र, राजनीति, सामाजिकता, यह किसी भी देश को बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह वहाँ की संस्कृति भी सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो 7वीं से 12वीं शताब्दी का भारत एक मिश्रित संस्कृति के निर्माण की प्रतिक्रिया में था। मिश्रित कहने का अर्थ ये है कि अनेक धाराएं उसमें आकर मिली और मिलकर लय हो गई। भारतीय संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का संपर्क परस्पर बढ़ रहा था। शुरुआती में तो ये दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में जमकर खड़ी होती हैं, पर जैसे जैसे सत्ता में मुगलों का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे इस्लाम संस्कृति का प्रभाव हिंदू संस्कृति पर पड़ता गया। तब तत्कालीन जो कला और संस्कृति के क्षेत्र में परस्पर आदान प्रदान को सहज ही देखा जा सकता है कि कला के गतिमान और सृजनात्मक रूप में यह प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही थी। भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का मिश्रण भी होता है, ये हम देख पा रहे थे। स्थापत्य में सबसे पहले चली आ रही भारतीय विशेषताओं के साथ मुस्लिम स्थापत्य के मेहराब का सम्मिश्र हो चुका था। स्थानीय स्थापत्य कला का भी मुस्लिम स्थापत्य से सहयोग बढ़ रहा था। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं राजपूताना शैली और गुजराती शैली का नाम गिनाया जा सकता है। संगीत के क्षेत्र में नए नए वाद्यों का और नए रागों का प्रचलन बढ़ रहा था। देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के समावेशी तत्व का यहाँ पे विकास हो रहा था। इस इस तरह से हमने देखा कि आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि में राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ साहित्यिक पृष्ठभूमि को भी हम देख सकते हैं। धन्यवाद।